वन पीस चैप्टर 1115 के स्पॉयलर्स हमारे सामने है और लगता है जो मेन विलन है वो ही काफी जल्दी रिवील होने वाला है। जहाँ पे मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जिसका हम इतने टाइम से विलन समझ रहे हैं वो भाई कहीं ब्रोकन हीरो ना निकले। ये क्या बात करता है यार। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चिल करो, क्योंकि ओडा सेंसेई इतनी सारी मिस्ट्रीज का खुलासा करने लगे तो जो दिमाग है भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करते करते थोड़ा हिल सा गया है। सो चैप्टर की शुरुआत एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के रिएक्शन के साथ होती है, जहाँ पे अगर तुम सारे रिएक्शन को कंबाइन कर दो फिर तो भाई ऐसा लगता है कि 2-3 चैप्टर बन जाएंगे। बट स्टिल ये जो मैसेज यार हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वन पीस के लोगों के लिए है। तो यार रिएक्शन तो हमें देखने को मिलेंगे ही और ये लास्ट टाइम नहीं होगा जब हम रिएक्शन देख रहे होंगे। सो यार इसकी आदत डाल लो। वैसे ये रिएक्शन ये भी दिखाता है कि 1000 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी ओडा सेंसेई भाई अपने कैरेक्टर्स को कभी नहीं भूलते। पर हाँ लगे हाथ यहाँ पे एनरो को भी दिखा देते तो थोड़ा मजा सा आया था। सो वेगाबंक यहाँ पे फिर से पोनलिस की बात करता है, जहाँ वो ये तो ऑलरेडी बता चुका था कि जो पोनलिस है उसके अंदर ही वॉइड सेंचुरी की जो हिस्ट्री है वो छुपी हुई है। बट फाइनली अब वेगाबंक पोनलिस के मेन पोर्शन पे आता है, जिसके अंदर वॉइड सेंचुरी के टाइम पे एक ऐसी मैसी बैटल हुई थी जो कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोगों के बीच थी। लेकिन अब ये जो आइडियोलॉजी है वो क्या है उसके बारे में वेगाबंक अच्छे से नहीं समझ पाया और वो यहाँ पे यही कहता है कि मैं नहीं कह सकती कि कौन सही था और कौन गलत, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक्चुअली सोच तो एंटेगनिस्ट की भी सही रहती है लेकिन उसको अचीव करने का तरीका उसे भाई विलन बनने पे मजबूर कर देता है। सो यहाँ पे वेगाबंक इसके बारे में और बात तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे वो ये जरूर रिवील कर देता है कि इस मैसिव बैटल में जॉय बॉय ने पार्ट लिया था, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जॉय बॉय की हार के बाद ही वॉइड सेंचुरी का खात्मा हुआ था। मतलब ये हो सकता है कि जॉय बॉय की डेथ के बाद का जो पीरियड है वो भाई वॉइड सेंचुरी में कंसीडर नहीं किया जाता और ये जो वॉर थी इसी की वजह से वॉइड सेंचुरी को वॉइड सेंचुरी कहा जाता है। जहाँ पे इस वॉर के खत्म होने के बाद जो कि एंशिएंट किंगडम और 20 एलाइड किंगडम्स के बीच में थी, तो जो 20 एलाइड किंगडम से उन्होंने मिलकर भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करा था, जिसको ऑलरेडी डॉक्टर क्लोवर ने रिवील कर ही दिया था। वैसे वॉर की बात हो रही तो आई थिंक ये जो वॉर है वो उसी ग्रेट वॉर से रिलेटेड है जिसकी बात स्काइपिया के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से शेंडोरा की ऐसी हालत हो गई थी। हमेशा कहता हूँ भाई स्काइपिया का भी स्किप मत किया करो, वहां से कई सारे रिवील्स हमारे सामने आते हैं और ये तो बस शुरुआत है। बट क्या तुम लोग जानते हो कि जो शेंडोरा है वो लिंक्ड है काफी पुराने मिथ सिटीज ऑफ गोल्ड से, जिसको लोग ओकेशनली सिटी एल डोराडो के नाम से भी जानते हैं। हाँ केजीएफ मूवी के अंदर तुमने इसका नाम सुना होगा, बट वेल ये टॉपिक अभी और डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैसेज को आगे कंटिन्यू करें, यहाँ पे हम देखते हैं मार्स को जो कि कॉनकरसाकी यूज कर रहा है डेंडन मोशी को नॉकआउट करने के लिए। हाँ भाई यहाँ तो कोई काम ही नहीं रह गया कॉनकरसाकी का, एक एक करके ओडा सेंसेई यही शो कर रहे कि सारे के सारे गोरसे के पास कॉनकरसाकी है और वो इसे कोई बड़ी चीज नहीं मानते, क्योंकि उनके पास उससे भी बढ़कर पावर्स हैं जो कि उनको टेलीपोर्टेशन और इवन रीजनरेशन की एबिलिटी देते हैं। देखो अगर एक गोरसे के पास ये पावर होती तो मैं मान लेता कि चलो ये डेलफुट की पावर्स हैं, बट सबके पास सेम पावर्स हो ना, वो तो भाई ना ये तो पक्का कुछ डेलफुट से बढ़कर पावर्स हैं। वेल पावर्स की बात करिए तो पावर्स यहाँ पे वीनस शो करेगा, जहाँ उसने पैसिफिक स्ट्रक्चर को फ्रीज कर ही दिया था और लास्ट चैप्टर के अंदर सांजी से लात भी खाया था। लेकिन लगता है ये लोग भाई ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे उसके आगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करता और पूरे भाई पंक रिकॉर्ड्स को आधे हिस्से में काट देता है। ये तो बिल्कुल भाई वैसा ही सीन हो गया जैसे लॉ ने पंक हैजार्ड के अंदर भाई वर्गो के साथ साथ पूरी लैब को ही काट दिया था। सो यहाँ पे इस अटैक से पंक रिकॉर्ड्स तो भाई कटा ही कटा, लेकिन पंक रिकॉर्ड की बिल्डिंग के नीचे फंसे जो सेराफिम्स थे वो भी भाई आजाद हो गए और जो सेराफिम्स का कमांड है वो तो भाई कम से कम गोरोसे के पास ही होगा। तो ये जो बैटल है अब भाई स्ट्रॉ हैट्स के लिए बद से बदतर होती जा रही है, जहाँ उनके फाइट जीतने के तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे भाई। सो जब तक यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता तब तक भाई स्ट्रॉ हैट्स के भागने के जो चांसेस है वही ना के बराबर है। हाँ यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है जब स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से निकल सकते हैं और वो है एंशिएंट जायंट रोबोट का किसी तरह से भाई गोरसे को रोक लेना। बट एक अकेला एंशिएंट जायंट रोबोट भाई शायद ही सेराफिम्स और 5 गोरसे को एक साथ रोक पाएगा। कुछ लोग तो भाई यहाँ पे इतने बेशरम है कि सेराफिम्स के बाहर निकलते ही फैन की बात करने लगे कि क्या पता जोरो अब ऐसा होकर वीनस दोनों से फाइट करेगा। अरे यार एक बंदे से तो फाइट हो नहीं रही, यहाँ पे तुम लोग दो से फाइट करवा रहे हो। सो यहाँ पे जिस हिसाब से वॉर की बात हुई थी आई बिलीव भाई जॉय बॉय ने तो पार्ट लिया ही था, लेकिन ईमू भी वॉइड सेंचुरी के टाइम पे प्रेजेंट था या फिर थी और ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज ईमू और जॉय बॉय को रिप्रेजेंट करते होंगे। बट क्योंकि जॉय बॉय के मरने के बाद वॉइड सेंचुरी का एंड हुआ और पूरे 100 साल की हिस्ट्री को इरेज रखा, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो वॉर है वो कम से कम 100 साल तक चली हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे वेगाबंक भाई ये भी रिवील करता कि हजारों साल पहले वन पीस एक काफी बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन इस वॉर ने उस कॉन्टिनेंट और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया और इस लार्ज कॉन्टिनेंट का ज्यादातर जो हिस्सा था वो पानी के अंदर डूब गया, क्योंकि उस टाइम सी लेवल करीब 200 मीटर से ज्यादा बढ़ गया था। और आज वन पीस के लोग जिस लैंड पे रहते हैं वो उस कॉन्टिनेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब भाई तुम लोगों के मन में सवाल तो कई सारे होंगे कि वॉर में किसने पार्ट लिया, जॉय बॉय कैसे मरा और आखिर ये सी लेवल 200 मीटर तक कैसे बढ़ गया। सो इसका जवाब तो भाई आई थिंक ओडा सेंसेई ने हमें काफी पहले ऑलरेडी दे दिया है, जो कि है पांगिया कैसल।
सो आज से करीब 200-300 मिलियन साल पहले जिस कॉन्टिनेंट को आज हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं वो भाई अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था और उस सिंगल कॉन्टिनेंट का नाम था पांगिया। और इसी चीज को एक फैन ने ओडा सेंसे भाई SBS वॉल्यूम 91 के अंदर पूछा भी था, बट ओडा सेंसे ने उस टाइम पे ये तो मान लिया कि हाँ ये जो पांगिया कैसल है वो उसी कॉन्टिनेंट के नाम से लिया गया है। बट यहाँ पे ओडा सेंसे ने इसका रीजन बताने से मना कर दिया था, जो कि आज फाइनली इतने सालों बाद हमारे सामने आ रहा है कि कैसे वॉइड सेंचुरी में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसके आज बस टुकड़े ही बचे हैं। और इवन यहाँ पे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है कि कैसे ये कॉन्टिनेंट डूबा, किसके बीच में वॉर हुई और कौन से वेपन्स को यूज किया गया, जिसकी बात मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। तो भाई जाके उसको जरूर चेकआउट करना और पूरा एंड तक देखना, तो भाई काफी मजा आएगा। जहाँ मैंने एंशिएंट किंगडम, जॉय बॉय, नीका, मदर फ्लेम और इवन एनोरो के बारे में भी बात करी है कि कैसे क्या क्या हुआ वॉइड सेंचुरी के टाइम पे, और इवन गोरोसे की वीकनेस को भी पॉइंट आउट किया है। लेकिन रुको जरा, वेगामा का मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ। वो तो यहाँ पे ये तक कहता कि वॉइड सेंचुरी में जो वॉर हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और आगे भी चलती रहेगी, जिसके अंदर जो एंशिएंट वेपन है वो भाई काफी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पे हम चैप्टर के फाइनल पेज में देखते हैं कि ऐसे पर्सन को जिसको वन पीस का फाइनल विलन समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईमू की, जहाँ हमें उसका फेस भी देखने को मिलता है, लेकिन बस शैडोज के साथ। अब मुझे नहीं पता भाई, मेरे को भरोसा नहीं है इन लीकर्स के ऊपर कि शैडो में हमें फेस देखने को मिलेगा या फिर नहीं, बट अगर फेस का सिलुएट भी हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि वो लड़का है या फिर लड़की। बट वेल, ये तो अभी बस कुछ ही राज खुले हमारे, अगर चैप्टर के अंदर और भी काफी कुछ देखेंगे। सो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके 25,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ वन पीस को एंजॉय कर सकते हो, जहाँ कमेंट सेक्शन तुम लोगों की थ्योरीज, प्रिडिक्शन, डाउट्स और भाई सजेशंस के लिए हमेशा खुला हुआ है।